हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग के ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस क्या है। जी हाँ, ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस आ गए हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। एक पूरा पीडीएफ है 70 पेजेस का एंड उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हैं, तो आप ये पूरा चीज़ देख लेना। सो अगर आप देखेंगे ये जो बेसिकली आपका जो पीडीएफ है ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि ताकि स्टूडेंट्स को मालूम पड़े, एंड ये एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021 के लिए, मतलब रीसेंट ईयर के लिए ही है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है, क्या हम टॉपिक इस वीडियोस में देखेंगे, हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है बीटेक एंड फार्मेसी के लिए, मतलब इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए। आप लोगों को मालूम होगा बट फिर भी इसमें बहुत सारे डिटेल्स में चेंज है। राउंड ऑफ मेथड क्या है कि अगर किसी के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो रैंकिंग में राउंड ऑफ कैसे होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी से मालूम पड़ जाएगा कि आपके रैंक ऊपर जाएंगे कि रैंक नीचे जाएंगे। टाई ब्रेकर क्या होता है कि इन सेंस कि अगर दो बच्चों के मार्क्स एग्जैक्ट सेम हो रहे हैं तो उनको बेसिकली जो आपका टाई ब्रेकर है वो क्या लगेगा। एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कैप राउंड के स्टार्ट होने तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो पूरा कैप राउंड के प्रोसेस के ऊपर रहेगा। ये है कैप राउंड के जस्ट पहले वाला प्रोसेस और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आप कैप राउंड के प्रोसेस में जा पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल में एक एक चीज़ को। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिशियल साइट से आया है। सबसे पहली चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं बात कर रहा हूँ पहले इंजीनियरिंग के लिए। उसमें कहा गया कि आपके जो एचएससी यानी 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स होंगे उसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। एंड जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है जैसे आपका आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिजिक्स, मैथ्स एंड आपका तीसरा सब्जेक्ट जो भी रहेगा उनके टोटल मार्क्स जो आपके बनने चाहिए वो 45% होने चाहिए। 45% होने चाहिए। एंड अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% होना चाहिए। तो ये तो हो गया एचएससी के लिए। एंड सीईटी में आपका नॉन ज़ीरो स्कोर होना चाहिए, मतलब अगर किसी को 1% भी मिला है और अगर आप देखेंगे 1% भी किसी को स्कोर मिल रहा है तो वो बेसिकली एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। तो आपका नॉन ज़ीरो स्कोर होना चाहिए। ओके तो जो परसेंटाइल होगा वो आपके स्कोर के ऊपर बेस होगा, लेकिन मुझे तो इतना गारंटी कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो नॉन ज़ीरो स्कोर, जो ज़ीरो स्कोर लेके आए। हर किसी को कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो ये हो गया आपके इंजीनियरिंग के लिए। अब हम बात करेंगे फार्मेसी के लिए। तो फार्मेसी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी हो जाता है, जबकि इंजीनियरिंग में अगर आप देखते हैं तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी था। यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है। एंड आपका जो भी थर्ड सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उन तीनों के मार्क्स मिला के आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे 45% मार्क्स मतलब क्या। मान लीजिए अगर किसी को केमिस्ट्री में 50 मार्क्स मिले, फिजिक्स में भी 50 मार्क्स मिले एंड मैथ्स में भी 50 मार्क्स मिले आउट ऑफ बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में, तीनों में आपको मिला के 100 मार्क्स के पेपर में। सो आपका परसेंट जो हो गया वो 50% होगा, क्योंकि अगर आप तीनों को मिलाते हैं तो आपको 150 आउट ऑफ 300 होता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में तो आपको 40% है। एंड इसमें भी सेम वही कंडीशन रखा है कि जो आपका सीईटी स्कोर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, अब उन्हें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली वो एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन 2020 में थोड़ा बहुत चांसेस है कि ये जो एलिजिबिलिटी ये और भी कम हो सकता है लेटर ऑनवर्ड, क्योंकि इस बार की जो स्टूडेंट्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया वो काफ़ी कम लग रहे हैं। एंड अब हम बात करेंगे कि आपके राउंड ऑफ कैसे, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मेरा 45% मार्क्स मतलब क्या होगा। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर मैंने किसी को कह दिया कि 45% मार्क्स एंड उसके अगर जो एग्रीगेट बनते हैं वो करीबन 44 या 44.9 या कुछ ऐसे परसेंट बन रहे, तो आपको सिंपल चीज़ याद रखना है कि अगर आपका 0.5 के ऊपर है, मतलब अगर आपका 44.5 से लेके 44.99 है तो उसको वो 45 काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपका 44.49 है तो उसको 44 ही काउंट किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी कैलकुलेट करके देखनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मेरा 44.8 आ रहा है, 44.9 आ रहा है, तो उनको आप समझ के चलना चाहिए कि आपका वो 45 में काउंट कर लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट में। अगर मेरिट लिस्ट में दो बच्चों के स्कोर सेम हो जाते हैं तो उनके रैंक्स कैसे बनाए जाएंगे, उसमें एकदम सिंपल कंडीशन उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि जो इंजीनियरिंग के लिए मेरिट लिस्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स में जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा।
मान लीजिए अगर मैथमेटिक्स में भी दोनों का स्कोर बराबर रहा सीईटी में, तो आपके फिजिक्स के स्कोर को देखा जाएगा। अगर वो भी बराबर रहा तो आपकी केमिस्ट्री के स्कोर को देखा जाएगा। अगर आपका वो तीनों भी बराबर रहा है किसी दो स्टूडेंट्स का, तो उनके हाईएस्ट परसेंटेज देखे जाएंगे फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में टुगेदर लेके, कि मतलब 12th स्टैंडर्ड में उन्होंने कितने परसेंट लाए थे। अगर वो भी बराबर रहा है तो उसमें चेक किया जाएगा कि मैथ्स में किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। अगर वो चीज़ भी बराबर रहा है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस होते नहीं बट एक कंडीशंस रख दिए जाते हैं, तो आपके फिजिक्स के मार्क्स चेक किए जाएंगे। एंड अगर फिजिक्स के मार्क्स भी बराबर है तो जिसने 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है उसको बेसिकली ओवरऑल मार्क्स जो बोलते हैं एग्रीगेट, उसको आगे कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर वो चीज़ भी बराबर रही तो फिर क्या किया जाता है, तो लास्ट में बेसिकली जो बच्चा एल्डर होता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर, उसको आगे कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये मत पूछना कि अगर वो भी बराबर हो गया तो क्या होगा, ऐसा सिनेरियोस आते ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी में वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी दो लोगों के मार्क्स सेम आते हैं तो उनके मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के सीईटी के मार्क्स पहले चेक किए जाते हैं। अगर वो भी सेम रहे तो फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के। अगर सेम रहा तो फिर 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं, आपके फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स देखते हैं। एंड अगर वो भी सेम रहा तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले, अगर सेम रहा तो फिजिक्स के मार्क्स देखते, क्योंकि यहीं पे फिल्टर आउट होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आता होगा कि आपके 12th के मार्क्स भी आपके रैंक के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 12th पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और सीईटी पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे उनके रैंक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना है कि आपको हमेशा कलेक्टिव चलना चाहिए कि 12th में भी स्कोर करना है एंड प्लस सीईटी में भी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो 3 स्टेजेस थी एडमिशन की, जो ऑफिशियली अनाउंस की गई है, उन 3 स्टेजेस को मैंने डिवाइड किया। एक एलिजिबल स्टेट्स में डिवाइड किया है, फिर एक डॉक्यूमेंट स्टेट एंड एक मेरिट लिस्ट स्टेट में। तो एलिजिबल स्टेट में करना क्या है कि अगर किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट है कि उसको सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना है या कैप राउंड इंजीनियरिंग और मेडिकल्स में जाना है, तो उसको बेसिकली अपना एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसको आपको जो आपका रिजल्ट लगा है, अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल हूँ, तो आपको एक फॉर्म भरना है एंड वो साइट पे आ जाएगा, अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। एक बार जब आपको एलिजिबिलिटी आपका फिक्स होता है कि आपने फॉर्म भरा, उसके बाद कुछ बच्चों को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी के केस में जैसे आपने अभी देखा था कि मैंने बोला 45% फिक्स है, तो अगर उसमें से किसी का कम हो रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन बच्चों को एक वापस एक फॉर्म भरवाया जाएगा, लेकिन उसमें बेसिकली फ़ीस है एंड वो फीस करीबन 800 रुपये के आसपास आती है। सो वो एक फ़ीस है जिसको आपको भरना है एंड तब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब पहले से फिल्टर आउट किया उन्होंने। तो ये तो गया आपकी एलिजिबल स्टेट कि यहाँ पे आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। दूसरी चीज़ है, एक बार जब आपका एलिजिबल स्टेज क्रॉस हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल भरना है। आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स दिए गए हैं जो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, जिसको एफसीबी कहा जाता है शॉर्ट में। आपको फॉर्म भरना है, आपके स्कैन कॉपीज़ करने, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए सारे स्कैन कॉपीज़ करने हैं एंड पूरा डिटेल अच्छे से भरना है। एक बार आपने उस चीज़ को भर दिया, तब आपको एफसी सेंटर में जाके वहाँ पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जेरोक्स कॉपी दोनों लेके जाने हैं दोस्तों। ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी दोनों आपको लेके जाने हैं। वहाँ पे वो चेक करेंगे एंड अगर आपका डिटेल सारा करेक्ट हो गया तो फिर आपको वो कंफर्मेशन देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक बार अगर आपका कंफर्मेशन हो गया तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, फिर आपका वही रहेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है एंड एफसी सेंटर पे भी आपको फोकस करना है कि वो क्या लिख रहा है, वो भी आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये आपका क्रॉस हो गया तब आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अब मेरिट लिस्ट बनने में आपको सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, हमेशा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आता। अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके बेसिकली बता सकते हैं, लेकिन एक गिवन पीरियड टाइम के अंदर। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, उसको मेरे से कम मार्क्स हैं एंड वो भी जनरल कैटेगरी का, मैं भी जनरल कैटेगरी का, लेकिन फिर भी उसका रैंक मेरे से ऊपर आया, तब आपको इमीडिएट अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप जाके वहाँ पर बोल सकते हैं कि कैसे इसका रैंक ऊपर चला गया, मेरे मार्क्स तो ज़्यादा थे। मैं ऐसे सिनेरियोस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप इस तरीके से जाके अपना कंप्लेन कर सकते हैं ना। आपके भी रैंक, अगर उनको लगता है कि आपने सही कंप्लेन किया है, वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुए, तो आपके रैंक बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपके ये पीरियड चला, अगर आपने कंप्लेन नहीं किया तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो बस वो आपका फिक्स हो गया एंड उसी के बेस पे बेसिकली आपके आगे के एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड स्टार्ट होंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगला वीडियो जो आएगा वो मोस्टली कल ही रहेगा, जो कैप के ऊपर आएगा। कैप राउंड के सारे प्रोसेस, टोटल आप 300 राउंड्स भर सकते हैं, कितने मिनिमम कर सकते हैं, क्या फर्स्ट प्रेफरेंसेस होता है, क्या कंपलसरी है कि अगर कैप राउंड 1 में अगर आपके कोई सेंटर लग गया या कोई कॉलेज लग गया तो आपको उसमें जाना है। वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफिशियली डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि महाराष्ट्र के हर बच्चे को ये चीज़ पता चले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।